नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। एस ए टारगेट एमपीपीएससी पाथ ऑफ सक्सेस में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि सर्वविदित है, पिछले संडे यानी कि 8 सितंबर 2024 को मुख्य परीक्षा का एक टेस्ट हमने आयोजित किया था। यह दूसरा टेस्ट था। जैसा कि सभी जानते हैं, प्रत्येक संडे को मंडे टू फ्राइडे जो क्लास में पढ़ा जाता है उससे संबंधित टेस्ट आयोजित किया जाता है संडे को, और सैटरडे को आंसर राइटिंग सेशन रखा जाता है। तो उसी टेस्ट के उत्तर किस प्रकार से आपको फॉर्मेट करना चाहिए था, किस प्रकार से लिखना चाहिए, उससे संबंधित ये वीडियो रहेगा। अंत तक जरूर देखिएगा और अपने आंसर से भी इसे मैच कीजिएगा। मैंने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि इसमें काफी सुधार नहीं किया जा सकता है, संभव है, लेकिन अपनी ओर से, मेरी तरफ से मैंने विद द टाइम इसे सॉल्व करने का प्रयास किया है, जिसे आप सभी के साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। इस टेस्ट में साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी से संबंधित प्रश्नों का समावेशन किया गया था, और जिसमें 2 मार्कर क्वेश्चन 9 प्रश्न थे, 7 मार्कर क्वेश्चन 6 प्रश्न थे, और 10 मार्कर प्रश्न 2 करना था, जिसके कुल मार्क्स 80 निर्धारित किए गए थे। इस वीडियो में हम एक एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। चलिए करते हैं शुरू। बने रहिएगा, देखिएगा अंत तक और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। जैसा कि पहला प्रश्न था आपके सामने, जीव द्रव्य को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पर जीव द्रव्य को डिफाइन करना था। क्लियर है? जीव द्रव्य को डिफाइन करना है तो यहाँ पर सब सर्वप्रथम आपको बताना होगा कि जीव द्रव्य में कौन कौन सी चीजें शामिल है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन नहीं पता है तो आपको फॉर्मूले पर बेस्ड आपको बताना होगा कि कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य, दोनों से मिलकर आपका जीव द्रव्य बना होता है। फिर आपने बता दिया पुर्गिन्जे ने इसकी खोज की है। फिर इसका एक रासायनिक संगठन बता दिया कि इसमें 81% ज्यादा मात्रा में जल पाया जाता है, और 19% इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप इसे क्लेरिफाई करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें 2 नंबर नहीं मिलना चाहिए आप लोगों को। इसमें जरूर एग्जामिनर 2 मार्क्स आप लोगों को प्रदान करेंगे। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका, असूत्री कोशिका विभाजन किसमें होता है। अब यहाँ पर असूत्री कोशिका विभाजन किस में होता है, अगर डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर देंगे तो आपके शब्द सीमा कवर नहीं हो पाएगी। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि असूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है ये एक लाइन में डिफाइन कर दें, कि जिसमें गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता है उसे असूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है। ऐसा नहीं लिखना, आपको सिर्फ डायरेक्ट लिखना है कि कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता है, उसे ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि असूत्री कोशिका विभाजन के बारे में बताया जा रहा है। फिर प्रश्न की मांग के अनुसार आपने बता दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव, जीवाणु, जिस प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु, प्रोकैरियोटिक सेल, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं इसे, काफी बेटर होगा आप सभी के लिए। तो ऐसा करने का प्रयास कर सकते हैं आप लोग। क्लियर है? तो दोनों पॉइंट काफी बेस्ट हैं, आप लोग लिख सकते हैं। इसमें भी 2 मार्क्स वेरी करेंगे आपके, और इससे पूर्व का जो प्रश्न था आपका, उसमें भी अगर देखा जाए तो इसमें भी 2 मार्क्स आपके वेरी करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपका, कैरियोकाइनेसिस क्या है। अब देखिएगा, काफी अच्छे से आपको क्लास के दौरान भी बताया गया था। कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक के विभाजन की यह प्रक्रिया है, जो कि 5 चरणों में पूर्ण होती है, यह भी आप जानते होंगे। पहली अवस्था जैसे कि आपकी होती है इंटरफेस, फिर प्रोफेस, मेटाफेस, टेलोफेस, एनाफेस। तो कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया की अंतिम चरण टेलोफेस में केंद्रक द्रव्य का विभाजन होता है। बस आपने 2 पॉइंट यहाँ पर डिफाइन कर दिए और आपका उत्तर पूर्ण माना जाएगा। क्लियर हुआ? तो दोनों आपने बता दिया कि ये केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया और अंतिम चरण टेलोफेस में
केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म का भी क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। इस प्रकार से कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए। अब यहां पर देखेंगे, मजूमदार और मदान के अनुसार नातेदारी को परिभाषित कीजिए, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो यहां पर क्लेरिफाई कर दिया है कि मजूमदार और मदान के अनुसार ही आपको नातेदारी को परिभाषित करना है। अब यहां पर आपके लिए डायमेंशन ब्लॉक हो गए, यानी कि आपके पास कई प्रकार होते हैं परिभाषित करने के, अब वो सब बंद हो गए, क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्ति का नाम मेंशन कर दिया है, मजूमदार और मदान। अब उन्होंने कहा था कि संतान उत्पत्ति के आधार पर निर्मित सार्वभौमिक जो बंधन होता है उसी को नातेदारी कहा जाता है। फिर आपने एक्स्ट्रा फैक्ट दे दिया कि रक्त संबंधी, विवाह संबंधी, गोद, इन सभी को नातेदारी के अंतर्गत शामिल माना जाता है, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है आपके नातेदारी का। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि ये दोनों पॉइंट बेस्ट है। ऊपर वाला ही पॉइंट भी लिख देते तो सफिशिएंट आंसर माना जाता, लेकिन मैंने सोचा कि एक फैक्ट और दिया जा सकता था इसमें, इस वजह से हमारे पास, तो इसमें भी एग्जामिनर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उभयनिष्ठ वंशानुक्रम, उभयनिष्ठ वंशानुक्रम के अंतर्गत किसे रख सकते हैं? अब यहाँ पर उभयनिष्ठ इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि सामाजिक संरचना में मातृवंशीय और पितृवंशीय सिद्धांतों का अनुसरण होता है, और जिसमें इन दोनों चीजों का या सिद्धांतों का अनुसरण होता है उसे उभयनिष्ठ वंशानुक्रम कहा जाता है। यानी कि माता पिता के समूह से जो संबंध जोड़ा जाता है वही आपका वंशानुक्रम, जो कि संतान को दादा, परदादा, माता पिता, इनसे संबंधित किया जाता है वंशानुक्रम में। और उभयनिष्ठ में मातृवंशी भी हो सकता है, पितृवंशी भी, यही आपको यहाँ पर डिफाइन करना था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मातुलई प्रथा, यानी कि जो नातेदारी है उसकी विभिन्न प्रथा है, यानी कि रीतियां हैं, कई प्रकार के ट्रेडिशंस हैं। तो उसमें एक है मातुलई प्रथा। अब मातुलई प्रथा क्या है? तो यह मातृ सत्तात्मक समाज से जुड़ी एक प्रमुख प्रथा है, यानी कि उससे संबंधित एक प्रमुख विशेषता है। माता पिता की संतान का लगाव पिता की तुलना में जब मामा से अधिक हो जाता है तो उसे मातुलई प्रथा कहा जाता है। क्लियर हुआ? बस आपने एग्जाम्पल कोट कर दिया, मातृ सत्तात्मक समाज से उसे संदर्भित कर दिया, आपका आंसर कंप्लीट माना जाता है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इकोनॉमी से संबंधित आपका यह प्रश्न पूछा गया है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आपको दिया गया है, तो आप जैसे कि इसमें सेकंड पॉइंट मैंने मेंशन किया है, बेटर होता है कि इसको पहले पॉइंट में मेंशन कर सकते थे। और ऐसा जैसा इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर देखिए 1990 1921 में एक चैम्बरलिन कमीशन की अनुशंसा के आधार पर ही इन तीनों बैंकों को, इंपीरियल बैंक ऑफ मुंबई, इंपीरियल बैंक ऑफ कोलकाता, इंपीरियल बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को शामिल करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, जो कि आपका आईबीआई का गठन 1921 में। कोशिश करना ये आईबीआई, जो आईबीआई लिखा मैंने इस प्रकार से ना लिखे तो बेटर होगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, बाकी आप लोग समझदार हैं। ठीक है, चलिए, एक बेटर इसी तरह से इसको प्रेजेंटेशन करना था। बाकी आगे चलते हैं अब लोग। राष्ट्रीय आय को मापन की विधियों के नाम लिखिए। अब तीन ही विधि है, डायरेक्ट आपको नाम मेंशन करना था सिर्फ, उत्पादन विधि, आय विधि, उपभोग विधि। क्लियर है? तो उत्पादन विधि आपको पता ही होगा कि उत्पादन यानी कि विभिन्न निकायों के द्वारा जो वस्तु सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। आय विधि के आधार पर भी देखें तो आय विधि में आपका मेनली कि किन किन स्रोतों से आय इनकम होती है, यानी कि जैसे कि कारक, उत्पादन के चार कारक है, उस उत्पादन के चार कारक की जो आय होती है उन सबको जोड़ दिया जाए तो उससे आपका बन जाएगा क्या, आय विधि। क्लियर? फिर उपभोग विधि आप बता सकते हैं, सरकार के द्वारा, निजी कंपनियों के द्वारा, निजी व्यक्तियों के द्वारा, इस प्रकार से उसका सभी को मिलाकर उपभोग विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आय की कौन कौन सी अवधारणा है। अब राष्ट्रीय आय की चार प्रमुख अवधारणा है, जो कि आपका बाजार मूल्य और कारक लागत पर आधारित होता है, यानी कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, इन दोनों पर आधारित होता है, जिससे कि यह 8 प्रकार के अवधारणा निर्मित हो जाती है। लेकिन आपसे क्लेरिफाई किया गया है कि राष्ट्रीय आय की कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ नाम लिखकर ही छोड़ना है प्रश्न में, ज्यादा कुछ किंतु परंतु नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो जीडीपी आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर आपका ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर आपका नेक्स्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जीडीपी, और ये हो जाएगा आपका जीएनपी, और ये हो जाएगा आपका एनडीपी,
और वहीं आपका ये हो जाएगा NNP। और ये दो चीजों पर आधार रहती है, बाजार मूल्य और एक आपका कारक लागत पर। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका। अब यहाँ पर आपके 9 प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 7 मार्क का क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपको लगभग 3 मिनट में इसको आंसर को कवर करना होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को समझाइए। साधारण सा क्वेश्चन पूछा गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि समसूत्री कोशिका विभाजन आखिर क्या होता है। तो आपने स्टार्टिंग के इंट्रो में आपने ये बता दिया कि जब संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहती है, यानी कि मातृ कोशिका यानी कि पेरेंट सेल और उसकी डॉटर सेल दोनों में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, तो उसी को क्या कहा जाता है? समसूत्री कोशिका विभाजन। इसे कई कोशिका विभाजन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई सारे सेल ऑर्गन्स का निर्माण होता है इस दौरान। इसकी जो पहली अवस्था होती है, इसको 2 अवस्था में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है साइटोकाइनेसिस, एक होता है आपका कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत 5 प्रमुख अवस्थाएं होती है: इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेज और टेलोफेस। क्लियर हुआ? तो इस आधार पर यहाँ पर किस में कौन कौन सी चीज होती है, जैसे इंटरफेस में बात करें तो स्पष्ट होता है क्योंकि यहाँ पर जल योजित होता है, क्रोमोसोम आपको क्लियर नहीं दिखेंगे, फिर कुछ धुंधलेपन आपको नजर आएगा क्योंकि निर्जलीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर मेटाफेज में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। तारककाई की ओर आकर्षित गुणसूत्र एनाफेज की अवस्था में होते हैं और केंद्रक द्रव्य का विभाजन टेलोफेज में हो जाता है। फाइनली साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य कोशिकांगों का द्विगुण यानी कि मल्टीप्लीकेशन होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ इतनी ही बातें इसमें मेंशन करना थी, तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाता। अब आपने किस प्रकार से लिखा, जरूर आपकी कॉपी चेक करके भी भेजी जाएगी। अगला प्रश्न है, केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क क्यों कहा जाता है? अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको, क्योंकि इसमें कंटेंट कम होता है, डायरेक्ट सिर्फ नियंत्रण के आधार पर इससे कहा जाता है, लेकिन हम ये मेंशन करेंगे कि ये केंद्रक होता है तो ये कोशिका संरचना के अंतर्गत कौन सा भाग होता है। तो आप इंट्रो में कोशिका जो कोशिकीय संरचना है उसके अंतर्गत जो आंतरिक भाग में केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, तो आपने केंद्रक के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। अब केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन जालिका पाई जाती है, इसमें आनुवंशिक विशेषता पाई जाती है जो कि आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करती है। केंद्रक संपूर्ण कोशिका का नियंत्रण समन्वय करता है, तो ये बात भी आप यहाँ पर बतला सकते हैं। ठीक है, तो केंद्रक का संपूर्ण कोशिका का नियंत्रण करता है और इसमें आप अंडरलाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है, और केंद्रक द्वारा किसी भी जीव की आनुवंशिकता का निर्धारण होता है, इसीलिए जो केंद्रक के अंतर्गत क्रोमेटिन जालिका में जो जीन पाए जाते हैं वो जीन आनुवंशिकी वाहक का काम करता है, ये आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। ठीक है, और फिर आप छोटा सा एक डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बना रखा है। इस प्रकार से आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपका, नातेदारी की विभिन्न रीतियों को स्पष्ट कीजिए। अब नातेदारी की विभिन्न रीतियों यानी कि आपको यहाँ पर रीतियां बतानी है, और लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपके पास लिमिटेड स्पेस होता है। अब यहाँ पर आपके 6 प्रकार हमने देखे थे क्लास के दौरान, लेकिन यहाँ पर मैंने 5वें प्रकार को डिफाइन किया है। जैसे कि एक माध्यमिक भी होता है, लेकिन परिहार, परिहास, मातुलई, पितृेश्वर प्रथा और कष्टहारी प्रथा, इतनों को भी मेंशन कर देगा तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ज्यादा वर्गीकृत नहीं करना चाहूंगा, आप इसको रेट कर सकते हैं। 5 आपने डिफाइन कर दिया, एक और था इसमें जिसे माध्यमिक कहा जाता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आप उसे नोट कर लेंगे। जो भी क्लास नहीं लिए हैं तो वो भी इसको देखें। एक होता है माध्यमिक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संबोधित करना चाहता है तो किसी तीसरे का सहारा लेता है। ठीक है, जैसे कि पत्नी पति का नाम नहीं लेती है, तो पति अपने पुत्र का नाम लेकर पति को मतलब कोई भी दिशा निर्देश देती है कुछ भी कार्य करवाने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वंश परंपरा और नातेदारी से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि यहाँ से स्पष्ट तौर पर अंतर पूछा जा रहा है, तो आपको वंश परंपरा नातेदारी को अलग अलग वर्गीकृत करके आपको डिफाइन करना है। जन्म से ही प्राप्त होती है वंशी परंपरा में, आप जन्म से ही उससे जुड़ जाते हैं, आजीवन उसके सदस्य बने रहते हैं। सदस्यता नई आती जाती है लेकिन आप आजीवन वंशानुक्रम चलता रहता है। जबकि नातेदारी में रक्त संबंध और विवाह संबंध पर आधारित होता है, लेकिन इसमें गोद लिए गए बच्चों को भी शामिल कर लिया जाता है। फिर दूसरा है यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें
धार्मिक मांगलिक उत्सव का निर्धारण वंशानुक्रम से तय होता है, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई निर्धारण नहीं होता है। सभी सदस्य को एक समूह से जोड़ा जाता है। नातेदारी में सामाजिक संबंधों से लोगों को का जुड़ाव होता है। वंश परंपरा का राजनीतिक नियंत्रण होता है, जैसे कि जहां पर राज्य सत्ता नहीं होती है वहां पर ये वंश परंपरा के लोग ही वहां पर राजनीतिक अधिकार रखते हैं। ठीक है, वहां पर सभी गाइडलाइन जारी करते हैं जो कि राजनीतिक इच्छा शक्ति को व्यक्त करता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक सभी को क्लियर है। बढ़ते हैं हम आगे। आरबीआई की संरचना का उल्लेख कीजिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फिर अभी आपको यहाँ पर बताना होगा कि आरबीआई का गठन कब हुआ, किस प्रकार से हुआ। तो इंट्रो के रूप में आपका आंसर की शुरुआत हो जाती है। रॉयल कमीशन के सिफारिश के आधार पर आरबीआई अधिनियम 1934 में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का केंद्रीय बैंक के रूप में गठन हो जाता है। इसकी संरचना में देखें तो दो बॉडी दिखाई देती है, केंद्रीय निदेशक बोर्ड और स्थानीय बोर्ड। केंद्रीय निदेशक बोर्ड के अंतर्गत आप देखेंगे एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आप यहाँ पर ये बता सकते हैं, शायद इसमें लिखा होगा या नहीं लिखा, तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरफाई कर देता हूँ आप लोगों को। ये जो यहाँ पर दोनों नाम लिखे हैं ये पूर्णकालिक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णकालिक। तो ये पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, तो ये आप इसके पीछे मेंशन कर सकते हैं। फिर इसमें 10 सरकार के द्वारा नामित अर्थशास्त्री होते हैं, 4 स्थानीय बोर्ड के चेयरमैन होते हैं और 2 सरकारी अधिकारी यानी कि उस सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। स्थानीय बोर्ड निदेशक होते हैं जिसमें 4 प्रमुख है, दिल्ली, मुंबई, मद्रास और कोलकाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे। अगला है प्रश्न आपका, बाजार मूल्य एवं कारक लागत के आधार पर जीएनपी को समझाइए। तो यहाँ पर जीएनपी के बारे में पूछा गया है। जीएनपी घरेलू सीमा के अंदर निवासी गैर निवासी के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु सेवा का मौद्रिक मूल्य इसमें शामिल किया जाता है। बाजार मूल्य का मतलब हो जाता है कि इसमें सब्सिडी को हटाना है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर को जोड़ना है। कारक लागत पर पूछेंगे तो जीएनपी में अप्रत्यक्ष कर को हटाना है, सब्सिडी को जोड़ देना है। फॉर्मूला के आधार पर इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक बेहतर प्रेजेंटेशन हो जाता है आपका इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं और ये फॉर्मूला जरूर आप बता सकते हैं। ठीक है, जिसमें सब्सिडी को एक में जोड़ा जाता है, एक में घटाया जाता है, वहीं कर को एक में घटाया जाता है, एक में जोड़ा जाता है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आनुवंशिक पदार्थ को समझाते हुए डीएनए आरएनए के मध्य अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले आपको कोशिकीय संरचना में आंतरिक भाग के अंतर्गत क्रोमेटिन जालिका में डीएनए आरएनए के रूप में आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। और आनुवंशिक पदार्थ में डीएनए आरएनए होता है, ये आपने बता दिया। आनुवंशिक इकाई जीन होती है जो कि आनुवंशिक सूचना का वाहक होती है। फिर डीएनए आरएनए में आप स्पष्ट अंतर बताएंगे, यहाँ पर रीड कीजिएगा। सबसे पहले फुल फॉर्म के आधार पर आपने वर्गीकृत कर दिया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एक में राइबोन्यूक्लिक एसिड। संरचना यहाँ पर डबल हेक्सिल होती है, वाटसन क्रिक ने बताया है, लेकिन यहाँ पर आपकी एकल कुंडलित होती है, इसके बारे में वाटसन क्रिक ने नहीं बताया है। इसमें पेंटोस शर्करा पाई जाती है, इसमें भी पेंटोस शर्करा पाई जाती है। नाइट्रोजन क्षार के रूप में जो चार होती है एडेनिन, नीचे लिखा हुआ ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। वहीं इधर देखेंगे आप तो एडेनिन, ग्वानिन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। मैं थोड़ा मार्कर कर लेता हूँ इसमें, देखिएगा। एडेनिन इसमें भी एडेनिन है, ग्वानिन यहाँ पर भी है, ग्वानिन यहाँ पर भी, साइटोसिन यहाँ पर भी, यहाँ साइटोसिन यहाँ पर भी। लेकिन यूरासिल यहाँ होता है और यहाँ पर आपका थाइमिन होता है। ये एक प्रमुख अंतर नजर आता है आपका नाइट्रोजनिक क्षार के रूप में। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं, नाइट्रोजनिक क्षार में एक मूल अंतर नजर आता है। फिर देखेंगे जो डबल बॉन्ड किस्म होता है, ट्रिपल बॉन्ड किस्म होता है, तो वो भी यहाँ पर डिफाइन करना चाहे तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं यहाँ पर कि द्विआबंध किस्म में होता है तो आपका गुआनिन और साइटोसिन में। वहीं एडेनिन थाइमिन में आपका ट्रिपल आबंध पाया जाता है, यानी कि त्रिआबंध पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप चीज बता सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में फास्फोरिक समूह इसमें पाया जाता है, इसमें फास्फोरिक समूह पाया जाता है। फिर आप इसमें संरचना का उल्लेख करते हैं, संरचना डायग्राम बना सकते हैं इसमें, ताकि ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि आपका 10 मार्कर क्वेश्चन है तो डायग्राम बना सकते हैं। निष्कर्ष में आप जैसे बता सकते हैं कि आनुवंशिक गुणों के निर्धारण में डीएनए आरएनए की प्रमुख भूमिका होती है, जिसमें स्थानांतर करने का कार्य जीन द्वारा किया जाता है। ठीक। चलिए ये तो हो गया आपका। अंतिम प्रश्न आपका, आरबीआई के इतिहास को स्पष्ट करते हुए उसके कार्य का उल्लेख करना है। सबसे पहले आपको शाही आयोग का
उल्लेख करते हुए बताना होगा कि 1926 में क्षय आयोग का गठन किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य यह सिफारिश करना था कि भारत में एक बैंकिंग प्रणाली में एक केंद्रीय बैंक हो। इसी सिफारिश को मानते हुए 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम पारित किया गया था, और इस अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई अस्तित्व में आया था, जिसका प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता में था और 1937 में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका मतलब ये हो गया इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने कई सारी चीजों को कवर कर दिया, पूरा बैकग्राउंड यहाँ पर कवर कर दिया। इसके बाद बताना चाहे तो आप ये भी बता सकते हैं पहले गवर्नर कौन बने थे इसके, भारतीय प्रथम भारतीय कौन बने थे, सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, ये मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, तो मैंने यहाँ पर बता दिया है प्रथम और प्रथम भारतीय। फिर आरबीआई के कार्यों को इस प्रकार से क्लासिफाई करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य और विकासात्मक कार्य। केंद्रीय बैंक के रूप में पहले तो आपको वन पॉइंटर के रूप में आपको बता देना है, तो बैंकों का बैंकर, सरकार का बैंकर, मुद्रा का निर्गमन, मौद्रिक नीति का निर्धारण, विदेशी मुद्रा का नियमन कर, मुद्रा भंडार का नियमन करता है, वित्तीय प्रणाली का नियमन करता है, विकासात्मक कार्य में वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करता है, वित्तीय समावेशन को बढ़ाता है, लोगों में बचत प्रवृत्ति को बढ़ाता है, जिससे कि पूंजी निर्माण बेहतर हो जाता है। ये डिफाइन करने के बाद आपको थोड़ा सा विस्तारित रूप में एक एक पॉइंट को यहाँ पर बताना होता है। अब केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य बैंकों का बैंकर है तो कैसे है? तो यह एनडीटीएल का 1% ओवरनाइट लोन के रूप में बैंकों को प्रदान करता है, जो कि बैंक दिवालिया हो रहा होता है उसको बचाने के लिए। एसएलआर सीआरआर के माध्यम से बैंकों में जोखिम को कम करता है। सरकार का बैंकर होता है क्योंकि सरकार को मुद्रा की आवश्यकता होने की स्थिति में यह सरकार की मदद करता है, ऋण व्यवस्था उपलब्ध कराता है। मुद्रा का निर्गमन करता है, जैसे कि 200 करोड़ की मुद्रा भंडार बनाए रखने के लिए 115 करोड़ तो गोल्ड के रूप में और 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा कोष के रूप में संरक्षित करता है। और 1 रुपए के नोट से 2,000 रुपए तक के नोट को की छपाई की जाती है, तो इसके भी मुद्रा का कितनी मुद्रा का निर्गमन करना है वो कोष पर डिपेंड करता है कि हम 2,000 करोड़ रुपए को कितना मेंटेन कर पा रहे हैं। मौद्रिक नीति के माध्यम से बाजार में तरलता का समायोजन करता है। ये मौद्रिक नीति हम पढ़ेंगे क्लास में, तब उसमें आपको बताया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे इसको। ठीक है। 85 करोड़ विदेशी मुद्रा को आरक्षित करके रखता है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित एवं नियमित किया जाता है, अतः आरबीआई यह निष्कर्ष हो सकता है कि आरबीआई भारत में बैंकिंग प्रणाली को केंद्रीय दर्जा रखता है, जिसके द्वारा वित्तीय बाजार का परिचालन होता है। इस प्रकार से आप पिछले संडे को हुआ टेस्ट को इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो किसी प्रकार का कोई संदेह है तो आप कमेंट कीजिएगा। इसको यूट्यूब पर आप पूरी तरह से कंप्लीट देखा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आपको यह इस प्रकार का फॉर्मेटिंग कैसा लगा। अपने सुझाव जरूर व्यक्त कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।